तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में जुर्म बेशुमार। जी हां, बिहार में चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में पिछले 6 दिनों में 15 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे पहले आपको बिहार में हत्या से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं सिवान की, और ये आप देखिए सिवान की तस्वीर है। 4 जुलाई की ये तस्वीर है जहां पर 3 लोगों की सिवान में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस पर लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस देर से पहुंची और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे तारीख बदलती गई वैसे वैसे आपको बता दें कि घटनाएं भी बदलती गई, और ये 4 जुलाई की तस्वीर जहां पर सिवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। और अब अगली तस्वीर की बात करते हैं। पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देखिए उद्योगपति गोपाल खेमका, जिनका अपना मगध अस्पताल है, ये हेल्थ केयर के सेंटर में पेट्रोल पंप के कारोबार में है, और अचानक से इनको गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई, जिसका नाम अजीत यादव था। स्कूल संचालक 6 जुलाई को पटना में वापस जा रहे थे, उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई स्कूल संचालक अजीत यादव की। इसके अलावा बात नालंदा की, जहां पर डबल मर्डर हुआ। ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहां पर 6 जुलाई को डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। एक लड़का और एक लड़की को गोली मार दी गई और उनकी जान चली गई। फिर बात करते हैं अब आपके सामने मुजफ्फरपुर की, जहां पर युवक की हत्या कर दी गई। उसकी तस्वीर भी आपके सामने है, 5वीं तस्वीर, जो कि 6 जुलाई की है। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। अब बात करते हैं मोतिहारी की। मोतिहारी में हिंसक झड़प में हत्या हो गई। ये 6 जुलाई की तस्वीर है और हिंसक झड़प में एक युवक की हत्या हो गई, उसकी जान चली गई। लोग समझ पाते उससे पहले। पूर्णिया में आप भूल नहीं पाएंगे घटना, जहां पर डायन के आरोप में आपको बता दें कि 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तस्वीर नंबर 7, 6 जुलाई की ये तस्वीर आपके सामने है। डायन बताकर 5 लोगों की जान ले ली गई। पालीगंज में बालू व्यवसायी की हत्या कर दी गई। वो लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। 8वीं तस्वीर आपके सामने है। 11 जुलाई की ये घटना है जब हत्या कर दी गई और उनकी जान चली गई अस्पताल ले जाने के बाद। और अब ताजा मामला राजधानी पटना के रानी तालाब के धाना गांव से सामने आया है। यहां दबंग बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गुरुवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब वो अपने खलिहान में टहल रहे थे। अपराधियों ने उनकी छाती में 2 गोली मारी और वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्द इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्यों इतने जुर्म बढ़ रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। आगे वो लिखते हैं, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति। बीजेपी मंत्री व नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त। मामले को लेकर एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने एनडीटीवी से बात की है, सुनवाते हैं आपको। सर, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या फाइंडिंग अभी तक पुलिस को मिली है? ये घटना कल हुई थी और इसमें हम लोगों ने तुरंत ही घटनास्थल पर हम पहुंचे थे। साथ ही साथ थानाध्यक्ष थे, अंचल निरीक्षक भी थे और पुलिस के अन्य पदाधिकारीगण भी थे। इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसडीपीओ पालीगंज के नेतृत्व में, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश के आलोक में अन्य पदाधिकारीगण, विशेषकर टेक्निकल टीम और डीआईयू टीम को भी सम्मिलित किया गया है। टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। जो भी इंटेलिजेंस इसमें जुटाए जा सकते हैं वो पुलिस के स्तर से जुटाए जा रहे हैं, और भी इसमें कई तरह के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शाम का समय था, हम लोग वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी दिखवाए तो आसपास पॉसिबल नहीं था, लेकिन अपराधी जिस दिशा में गया था उसका भी हम लोग पीछा कर रहे हैं। और भी इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं और मैनुअल इंटेलिजेंस जो हो सकती है, हम लोग उसमें कर रहे हैं। जल्द ही उसको हम लोग उद्भेदित कर लेंगे। सर, इसमें एक सवाल भी है, क्या रमाकांत जी पर पहले से भी चार्जेस थे किसी मामले में? हाँ, उनके आपराधिक इतिहास उनका हमें मिला है। सर, कब तक इस मामले में अरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगी? निश्चित बताना, टाइम फ्रेम करना पॉसिबल नहीं है, और जैसा कि मैं इसको मानता भी नहीं हूँ कि देखिए जब तक तथ्य सामने नहीं आए तो दबाव में कोई या उसमें करना बता देना ही नहीं है। खगोल मर्डर केस हुआ था, उसमें 2-3 दिन लगे, हम लोगों ने उसको किया है।
और अब आपको बताते हैं कि बिहार कैसे बन रहा है क्राइम कैपिटल, ये आपको समझना पड़ेगा आंकड़ों से। और आंकड़े आइए आपके सामने रखते हैं। बात सबसे पहले 2015 से 2022 के बीच की करेंगे, क्योंकि 2015 से 2022 के बीच कुल 23,522 हत्याएं हुई। और ये जो आंकड़ा है एनसीआरबी और एससीआरबी का है। हर साल औसतन 3,000 लोगों की हत्या हो रही है बिहार में। आप सोचिए, हर साल। कोविड के दौरान भी आंकड़ा कम नहीं हुआ और कोविड के दौरान भी हत्याएं जारी रहीं। 2020 में कुल 3,150 हत्या हुई बिहार में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार बिहार क्राइम कैपिटल बन रहा है। और ये जो आंकड़े हैं एनसीआरबी और एससीआरबी के। बड़ी खबर आ रही है, पटना बालू कारोबारी हत्याकांड के मामले में विशेष एसआईटी का एक्शन जारी है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई जिलों में छापेमारी जारी है और पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पटना बालू कारोबारी हत्याकांड के मामले में एसआईटी का एक्शन जारी है। रमन राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन, बताइए क्या एक्शन चल रहा है इस वक्त एसआईटी का? जी अंजित, इस पूरे मामले में सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने एनडीटीवी से भी बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। आगे उनसे डिटेंशन के बाद पूछताछ होगी और उसके बाद छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही है। जल्द ही भानु प्रताप ने बताया है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। हालांकि एफएसएल की टीम भी कल घटनास्थल पर गई थी। टेक्निकल एविडेंस जो है इस पूरे मामले में जुटाए जा रहे हैं और इस वक्त हम उसी थाना के बाहर मौजूद है जिस थाना क्षेत्र में ये घटना कल हुई है। रानी तालाब ये इलाका है और इस पूरे इलाके में बालू कारोबार को लेकर अक्सर जो है वो रंजिश सामने आती है। और कल जैसा कि देखा गया, रमाकांत यादव जो कि बालू कारोबारी थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी होता है। जिस तरीके से पिछले 6 से 7 दिनों में पूरे बिहार में लगभग 15 से ज़्यादा मर्डर हुई है, हत्याएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार एक क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता जो है इस पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा रमन, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निशाने पर है सरकार और लगातार जुर्म बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कल की गोलीबारी के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं छात्र। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की है। छात्राओं ने कहा, बाहरी लोग जबरन कॉलेज में घुस आते हैं। बिहार में कानून का कैसा राज है, आप देखिए कि प्रदर्शन करना पड़ रहा है उन छात्रों को। और छात्राओं का यह कहना है कि कॉलेज में लोग जबरन घुस आते हैं। तो ये हालात हो गए हैं बिहार में कि पुलिस पता नहीं काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि वेटनरी कॉलेज में जो बवाल हुआ उसके बाद से सुरक्षा की मांग अब छात्रों को करना पड़ रहा है। इसलिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह पाएं कॉलेज के भीतर। इस घटना में हमारा साथ पढ़ने वाला फर्स्ट ईयर का लड़का जिसके हाथ में गोली लगा है वो अभी आईजीएमएस में भर्ती है। इसको लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी सिंपल मांगे हैं कि हमारी सेफ्टी को पूरा किया जाए। हमारी ओपीडी में यहीं पे हमारे सीनियर्स जो प्रैक्टिस करते हैं उनका कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं है। हमारी लड़कियां जो आए दिन इसी रोड पे आते जाती रहती हैं उनका कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं है। एक तो हमारे जो स्टूडेंट को गोली लगी उसके लिए हमारी मांग है। ऊपर से जब हम गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है इस चीज़ की। हम लोग रात में कैंपस में से होकर अपने हॉस्टल के साइड जाते हैं, बहुत सारे आउटसाइडर्स लोग आते हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, पीछा करते करते कॉलेज के गेट तक चले जाते हैं। और हमारा हॉस्टल वाला जो गली है उसमें भी कोई मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब सेफ्टी के लिए मेजर्स। 1 साल से हम लोग ने डीन को लिख के दिया एप्लीकेशन, कुछ उसके वो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका। एंड हम लोग एज अ गर्ल्स हम लोग का सेफ्टी, हम लोग ओपीडी में काम करने आते हैं, रात को हम लोग वापस जाते हैं, कौन सेफ्टी लेगा? अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि डीन सर या कोई भी कॉलेज के लोग उसका कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। हम लोग कितना एप्लीकेशन लिख के दे चुके हैं। ग्राउंड हमारा है, हमारे यहाँ सब बाहर के लोग खेलने के लिए आते हैं, ऊपर से यहाँ पर गाली दे देते हैं। फिर बाहर जो लड़के जाते हैं वो भी सेफ नहीं है, उनको घेर घेर करके मतलब कि पीटते हैं, डराते धमकाते हैं। और कल तो फायरिंग तक वो लोग कर दिए। और बिहार में हथियारों का प्रदर्शन थम नहीं रहा है। बेगूसराय में युवक का हथियार लहराते हुए गाने पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन बिहार से इस तरह की तस्वीरें अब आम हो गई हैं। पुलिस भले ही कह रही है कि हम जांच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन अपराध है कि बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर आम लोगों से बात की है हमारे सहयोगी सोमू आनंद ने।
बिहार में पिछले दिनों हुई कई आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। पटना में ही व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या और उसके बाद बालू कारोबारी की भी हत्या हुई है और इसको लेके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यह दलील दी जाती है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए उसने पूरी छूट दे रखी है और लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल सके, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पुलिस को पूरा सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया गया है। बहरहाल इन सब पे लोगों का क्या सोचना है, ये जानने के लिए हम इस वक्त गांधी मैदान में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विकास कुमार। विकास जी, ये बताइए कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो यही सोचते हैं कि जो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, इससे बिहार में मतलब सुधार होगा, लेकिन ये यहाँ कुछ नहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बीते दिनों देख रहे हैं पटना में दो कारोबारी की हत्या हुई, हमारे भोजपुर में भी हत्या हुई। हमारा भोजपुर से बिलोंग करते हैं हम लोग, वहाँ भी बीते दिनों बहुत हत्याएं हुई है। अंकल जी, कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में कई तरह के सवाल उठते हैं। पटना में भी कुछ हत्याओं की घटना हुई। आप लोगों को क्या लगता है, कानून व्यवस्था क्या सरकार के नियंत्रण में है, नियंत्रण से बाहर है? क्या है प्रतिक्रिया आपकी? नियंत्रण में कहाँ है? नियंत्रण में रहता तो हत्या होती कहाँ है? मेन तो यहाँ प्रशासन पे कंट्रोल है। प्रशासन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मनमाना है प्रशासन का। प्रशासन चाहेगी तो हत्या थोड़े होगी बिहार में। पुलिस जगह जगह दिखती है, अलग अलग जगहों पे चेकिंग वगैरह भी होती है, फिर भी आपको क्या लग रहा है कि क्राइम क्या पुलिस कंट्रोल नहीं करना चाहती है, करती है? क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है ये कि पुलिस जो है अपना मेन काम तो छोड़ ही दिए, क्राइम से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर रही है। पुलिस तो पहले लगी हुई है दारू पकड़ने के लिए, लोगों का चालान काटने में, ट्रैफिक देखने। देखिए, वो भी जरूरी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि जरूरी नहीं है। दारू बंद कहाँ है? अब दारू तो मतलब मिल रहा है सब जगह, हर एक जगह मिल रहा है। अब जहाँ खोजी वहाँ मिल रहा है, बंद नहीं है। बस दिखाने के लिए चेकिंग हो रही है कि हाँ हो रहा है, यहाँ पे बैकएंड में कुछ और चल रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है क्राइम को रोकने का, क्राइम को लोगों को पकड़ने का, जो लोग मर्डर होते हैं, आए दिन हमेशा मर्डर ही हो रहा है, उस चीज़ को देखने का, रोकने का, वो तो हो ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे? सरकार को सबसे पहले तो प्रशासन व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहिए। उसको जिसको लाचार है, जो पुलिस के प्रशासन सहयोग मांगते हैं, उसको सहयोग देना चाहिए। तो वो तो करती नहीं है। वो अगर हो जाए, धीरे धीरे पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा तो अपराध पर तो कंट्रोल अप्रूपीय हो सकता है। एक और अहम जानकारी आपको दे दें, कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान लगातार सरकार विरोधी बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान पर मंत्री महेश्वर हजारी भड़क गए। महेश्वर हजारी ने खगड़िया में कहा कि अगर चिराग अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसकी घोषणा करें, लेकिन मंच पर कुछ और, नीचे कुछ और बोलना सही नहीं है। उन्हें और उनके सांसदों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें, लेकिन गठबंधन धर्म यदि गठबंधन में है, वो भारत सरकार में है, अभी भारत सरकार के मंत्री है, प्रतिष्ठित मंत्री है, माननीय है, तो गठबंधन धर्म के उनके माननीय सांसदों को भी सम्मान करना चाहिए। और सीधे बिहार का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रभाकर ज्यादा जानकारी के जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, चिराग पासवान ने जो बयान दिया वो सही तो नहीं लग रहा है सत्ता में बैठे लोगों को, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये घटनाएं लगातार घट रही हैं, चाहे आप बात करें गोपाल खेमका हत्याकांड की या कल भी जो हत्याकांड हुई है, लगातार आप पिछले एक महीने से देखेंगे तो 10 से 12 ऐसी हाई प्रोफाइल हत्याकांड या मर्डर या क्राइम की घटनाएं हो चुकी हैं। तो उसके बाद से चिराग पासवान जो हैं, अगर वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो लाजमी है उनका सवाल उठाना। हालांकि वो एनडीए के पार्ट हैं, बिहार में वो एनडीए के पार्टनर हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उसके बाद भी उनका कहना है कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो रही है, उसकी परिस्थिति ऐसी हो रही है कि सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटनाओं का बढ़ना ये एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विपक्ष को एक तरह से मौका मिल जाता है सरकार पे हमला करने का और इसे चुनावी मुद्दा बनाने का। तो चिराग पासवान बिल्कुल यही बात कह रहे हैं और एनडीए के बहुत सारे ऐसे और भी नेता हैं जो दबी जवान में ये बात कह रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान इस बात को कैमरे के सामने बोलने से हिचक नहीं रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको नेता मिलेंगे जो दबी जवान में ऑफ कैमरा ये बातें कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये आंकड़े हैं, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, इसे आप नकार नहीं सकते। जी, लेकिन प्रभाकर, एक बात तो तय है ना कि अब चुनाव में ये बात विपक्ष तो उठा ही रहा था, भाई सरकार के लोग भी कहेंगे कि आपके लोग कह रहे हैं, लेकिन दो बड़ी बातें हैं। एक तो ये
कि चिराग पासवान रुक नहीं रहे और अब इशारा उनकी तरफ यह भी किया गया कि अकेले लड़ना है तो लड़ लीजिए, मंच पर कुछ और बातें आप करते हैं, पीठ पीछे कुछ और बातें कर, यानी मंच के पीछे कुछ और बात करते हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है अब? देखिए, चिराग पासवान जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। पहली बार वो सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने कहा कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं वो हाजीपुर से, और केंद्र में मंत्री भी हैं। उसके बाद वो घोषणा करते हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा। तो ये सारी जो कवायद है चिराग पासवान की, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में देखा जा रहा है। और सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जदयू हो, ये अच्छे से इस बात को समझती है कि चिराग पासवान, क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है, सीटों के आंकड़े अभी फाइनल नहीं हुए हैं कि किसके पाले में कितनी सीट जाएगी। 243 सीटों में से अगर आप एनडीए के पार्टनर हैं तो कितनी सीटें भाजपा रखेंगी, कितनी सीटें जदयू को जाएंगी और कितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी। कोशिश चिराग पासवान की ये है कि इस दबाव की राजनीति से चिराग पासवान के पाले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ पाएँ, और इसी के लिए वो ये सारी कवायद कर रहे हैं। चाहे वो सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करनी हो, चाहे वो खुद चुनाव लड़ने की बात करनी हो, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और जैसे ही ये सीटों का आंकड़ा जो है एक बार फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद से आप चिराग पासवान को देखेंगे खुल के एनडीए के लिए कैंपेन करते हुए। इन सारी तरह के वक्तव्यों पर विराम लग जाएगा। जी ठीक है प्रभाकर, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, कई सारे मंत्री और विधायकों को यह भी डर लग रहा होगा कि कहीं ये सीटें अगर चिराग के खाते में चली गई तो पता नहीं टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये भी एक टीस होगी, देखिए आगे क्या होता है। एक और अहम खबर आपको बताते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। तेज प्रताप यादव का एक बड़ा इशारा सामने आया है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि महुआ से ही चुनाव लड़ सकते हैं, अगर लोग चाहते हैं तो चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा महुआ के लोगों के लिए काम किया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनको पार्टी और घर दोनों जगह से लालू यादव ने फिलहाल निकाल दिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महुआ से वो चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, सुनिए जरा। जनता जैसा चाहेगा वैसा करेंगे, जनता नहीं चाहेगा नहीं करेंगे। इस बार कहाँ से चुनाव लड़िएगा? हम तो कह रहे हैं कि जनता जहाँ के जनता डिमांड कर दे। किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? अब देखिए किस पार्टी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो बात की बात है। और बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार चुनाव पर कांग्रेस आलाकमान की बैठक। आलाकमान ने बिहार के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। 14 जुलाई को यह बैठक होगी। बैठक में सीट बंटवारे और चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। तो बिहार के तमाम नेता बुलाए गए हैं 14 जुलाई को बैठक में, और इस बैठक में चुनाव की रणनीति और सीटों को लेकर चर्चा होगी। जैनेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, ये बैठक कहां होनी है और किसकी अध्यक्षता में होनी है? बिल्कुल 14 जुलाई को यानी सोमवार को शाम 5 बजे दिल्ली में जो कांग्रेस मुख्यालय है, नया मुख्यालय इंदिरा भवन, उसमें यह बैठक होगी, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे आलाकमान के तौर पर। और साथ में बिहार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा हो या पिछले प्रदेश अध्यक्ष हो, विधायक दल के नेता हो, बिहार के प्रभारी हो और अन्य वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ चेहरे बिहार कांग्रेस के, इन सबकी बैठक पार्टी लीडरशिप ने बुलाई है। और सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है वो उन्होंने बताया है कि सीट बंटवारे को लेकर के जो इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही है, खासतौर पर जो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में आरजेडी है, वही सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है बाकी घटक दलों से। तो कांग्रेस के नेताओं की, प्रदेश के नेताओं की आरजेडी लीडरशिप से बात हुई है। सूत्रों का कहना है कि लगभग 90 सीटों की लिस्ट कांग्रेस ने दी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और माना जा रहा है कि इस बार आरजेडी 60 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। तो पहले स्तर पर जो बातचीत हुई है उसको लेकर पार्टी लीडरशिप नेताओं से बातचीत करेगी और आने वाले दिनों में किस तरीके से कैंपेन आगे बढ़ाया जाए, प्रचार आदि को लेकर के रणनीति और जमीन पर क्या फीडबैक है, खासतौर पर एसआईआर आदि को लेकर के जो तमाम बातें चल रही है, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी आलाकमान जो है वो प्रदेश के नेताओं के साथ बातचीत करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। चलिए आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे जैनेंद्र आपका। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरी बैठक के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी। उधर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बाद अब मुंबई में उनके घर पहुंची है पुलिस। बड़ी और अहम खबर, मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर पहुंची पुलिस। सुरक्षा की समीक्षा के लिए पुलिस भेजी गई थी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। हालांकि पुलिस थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई। इस बीच उनके घर के आसपास सुरक्षा को लेकर थोड़े समय के लिए
सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए गए। हालांकि मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और यह महज रिव्यू के लिए पुलिस को भेजा गया था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कपिल की सुरक्षा में कौन सी एजेंसी है, कितने गार्ड्स हैं, ऐसे तमाम जानकारी जुटाई है। DLH एनक्लेव नाम के इस बिल्डिंग में कपिल अपने परिवार के साथ 7वें और 9वें मंजिल पर रहते हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग के बाद अब मुंबई में उनके घर पर भी आज मुंबई पुलिस की हलचल देखी गई। DLH एनक्लेव इसी इमारत में कपिल शर्मा अपने परिवार के साथ 7वें और 9वें मंजिल पर रहते हैं और थोड़े ही समय पहले ओशिवारा पुलिस के जो कुछ कांस्टेबल्स हैं वो कपिल शर्मा के घर पहुंचे और कुछ समय बाद वो वहां से निकल भी गए। इसी बीच उनके घर के आसपास सुरक्षा के थोड़े समय के लिए भी जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने कपिल की सुरक्षा में कौन सी एजेंसी तैनात है, कितने गार्ड्स हैं और ऐसी तमाम जानकारी जुटाई। और सूत्रों का ये भी कहना है कि गोरेगांव फिल्म सिटी के स्थित कपिल शर्मा के शूट सेट पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और मुंबई सिक्योरिटी फोर्स की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। ऐसे में कपिल शर्मा के कैफे में हुई फायरिंग के बाद से अब कपिल शर्मा की सुरक्षा क्या बढ़ाई जानी चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर फिलहाल जो है एक मुहैया वो मुंबई पुलिस द्वारा वो किया जा रहा है और जिसके बाद से ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कपिल शर्मा क्या अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करते हैं या फिर नहीं। हालांकि फिलहाल मुंबई पुलिस के कुछ कर्मचारी जो यहाँ पर पहुँचे थे वो महज यहाँ पर एक रूटीन राउंड के तौर पर आए थे और इसमें कोई भी उनकी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो है पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन जितेंद्र वाघमारे के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। तो हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट आप देख रहे थे कपिल शर्मा के मुंबई के घर के बाहर से। अब आपको कनाडा में जो कपिल शर्मा का कैफे है जहां पर फायरिंग हुई थी वहां से अपनी सहयोगी महा सिद्दीकी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त सरी की 120th स्ट्रीट पर खड़ी हूँ जहां पर कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है भारत में, उन्होंने अपना एक कैफे शुरू किया था। इस कैफे का नाम है कैप कैफे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये आज सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि ये हफ्ते भर पहले ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसका इनॉग्रेशन या सॉफ्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन हफ्ते के अंदर ही इस पर एक टारगेटेड अटैक हुआ जो कि आज सुबह 1:50 के करीब सरी पुलिस ने बोला कि उनको कॉल दी गई जिसमें उनको बताया गया कि यहाँ पर एक अटैक हुआ है, शूट आउट हुआ है और आप देख सकते हैं अभी मैं आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है वो दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो ग्लास है, जो विंडोज़ हैं वो बिल्कुल शैटर हो गई हैं, बिल्कुल टूट गई हैं और कांच ही कांच पूरी तरफ पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो डैमेज जो प्रॉपर्टी को हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि बिल्कुल सड़क के पार उस तरफ आप देखेंगे वहाँ से 8 राउंड्स शूटिंग हुई और सीधे इस तरफ यहाँ पर लगी। उस वक्त इस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर स्टाफ था, कोई पेट्रन्स नहीं थे लेकिन स्टाफ ज़रूर मौजूद था। सरी पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक किसी भी स्टाफ को कोई इंजरी नहीं आई है और वो इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो सरी पुलिस की फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट टीम है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस अटैक के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या कोई पुराना इंसिडेंट जो यहाँ पर और एक्सटॉर्शन या थ्रेट कॉल्स के हुए हैं क्या उनमें कोई लिंक हो सकता है, क्या वो जुड़े हुए हैं। ये सब पता करने के लिए अभी सरी पुलिस इस केस की तहकीकात में जुटी हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कनाडा में कब कब भारतीय कलाकार निशाने पर रहे। अभी तो कपिल शर्मा वाला नया केस है लेकिन इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 9 जुलाई को फायरिंग हुई और ये निशाने पर रहे। क्यों हुई नहीं पता, लेकिन हरजीत सिंह ने इसकी जिम्मेदारी ली। फिर 4 फरवरी 2025 को सिंगर प्रेम ढिल्लों के घर पर गोलीबारी हुई और उसके बाद जब तारीख बदलती है नवंबर 2024 तो टोरंटो में स्टूडियो में 100 राउंड, आप सोचिए कि टोरंटो में फायरिंग हुई और स्टूडियो में भारतीय सिंगर्स भी उस वक्त मौजूद थे, मौजूदगी उनकी थी। फिर 1 सितंबर 2024 पंजाबी गायक AP ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग कर दी कुछ लोगों ने। 26 नवंबर 2023 मशहूर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल की कार पर फायरिंग कर दी गई। ये वो तारीख है जब वक्त वक्त पर तारीख तो बदलती रही लेकिन भारतीय कलाकार निशाने पर रहे और इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और इस पर आगे लगातार आपको अपडेट
देते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बयान आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारे नुकसान की एक फोटो तक नहीं दिखी, ना आई। विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें कही गईं। तस्वीरों में पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तबाही दिखी। 23 मिनट में हमने सभी 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन पर हमें गर्व है। You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know. Only our forces will be knowing what's happening in this area. But I am just telling, they brought out photographs. They wrote this thing. The New York Times put out this thing. Only imagery they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in it. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. और राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजीव, एनएसए ने बहुत साफ कहा भाई एक तस्वीर तक नहीं, एक फोटो तक नहीं है। प्रोपेगेंडा चाहे जितना भी फैला लिया जाए, विदेशी मीडिया चाहे कुछ भी चला ले, मगर यह साफ है कि एक फोटो तक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा और पूरी रणनीति उसकी इसी बात पर है। और भारत ने जो कुछ कहा, 9 आतंकी ठिकानों को भारत तबाह करता है। उस राजू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल राजू बोलिए, कंटिन्यू करिए। देखिए, भारत ने जो कुछ कहा था उसका सबूत पूरे दुनिया के सामने रखा। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने की जहां तक बात है, एक एक करके सारे आतंकी ठिकानों का जहां वहां मिसाइल से तबाह किया जा रहा है, ड्रोन से तबाह किया जा रहा है, उसका विजुअल जो है पूरी दुनिया के सामने रखा। उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने भी जो है उसके 13 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। सारे उसके रनवे की तस्वीर भारत ने दिखाई, सैटेलाइट पिक्चर दिखाई, जो ब्रह्मोस मिसाइल से फायर हुआ था उसका दिखाया, जो एयर डिफेंस सिस्टम जो तबाह हुआ था वो दिखाया। मतलब पूरी दुनिया के सामने भारत ने सबूत रखे थे कि पाकिस्तान की किस तरह से कमर तोड़ दी, उन आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह सब कर दिखाया अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर, बात चाहे ब्रह्मोस की हो या फिर आकाश की हो। बिल्कुल राजू, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने बहुत साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।